चलो हो गया। चलो, तुम लोग सुना दी ना। तुम खड़ा हो। गरबा पंचवर्षीय योजना का टाइम बताओ। 11वीं पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग बताइए। कौन सा विकास को शुरू किया था सरकार ने? सतत विकास कि समावेशी विकास? सतत विकास नहीं शुरू किया गया था, समावेशी विकास बताए थे ना। ब्रूडेट लैंड आयोग जो है पहली बार सतत विकास के बारे में बताए थे। तो कौन सा पुस्तक में प्रकाशन किया गया था, वो कब किया गया था? महाराज सजा भविष्य, कब इसका प्रकाशन हुआ है? 1789, बिल्कुल सही है। नवासी नहीं, नहीं, सॉरी सॉरी, नवासी नहीं होगा। 87 होगा। 87, 87 होगा। मतलब लगता है फ्रांसीसी क्रांति तो ज्यादा पढ़ लिया ना, उसी का असर दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं। ये भी बताना कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर बताओ। हम्म, बिल्कुल सही। दूसरा अंतर बताओ। प्रति व्यक्ति आय, बिल्कुल सही। और उसका बताइए उधर। मानव विकास रिपोर्ट, विश्व खुशहाली सूचकांक, ये सबको शामिल किया गया है। और अच्छा बताओ, आर्थिक समृद्धि विकासशील देश के लिए यूज होता है कि विकसित देश के लिए यूज होता है? विकासशील देश के लिए आर्थिक समृद्धि शब्द का प्रयोग नहीं होता है, विकसित देश के लिए होता है। नहीं पढ़ रहा है ना? चलो ठीक है। ये नहीं पढ़ा था, देखो पढ़ो। नहीं पढ़ेगा तुम्हारा लॉस है। जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी ज्यादा नहीं सोचना इसके बारे में, ठीक है? इसका हम करेंगे इलाज, लेकिन अगला चैप्टर में। चक्रीय अर्थव्यवस्था को परिभाषित कर सकता है? करो। 3R का मतलब क्या होता है? 3R, 3R में तीनों आर का मतलब बता सकता है? बताओ। पहला आर का मतलब क्या? रिसाइकल, ठीक है। दूसरा आर का मतलब रीयूज, यही था ना? और तीसरा आर बताओ। रिड्यूस मतलब कम प्रयोग करना। इसका लाभ बता दो चक्रीय अर्थव्यवस्था का। तुम भाई, तुम खड़ा हो। हाँ, लाभ बताओ तो चक्रीय अर्थव्यवस्था का। बिल्कुल सही। दूसरा बताइए। पर्यावरण प्रदूषण को रोकता है, कम करता है, ठीक है। सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। कचरा प्रबंधन के चुनौतियों को दूर करता है। तुम नहीं याद किया, कहाँ नहीं याद कर रहा है? क्या दिक्कत है? पढ़ो यार। देखो नहीं पढ़ेगा तो फिर, अब देखो एक ही क्लास में एक बच्चा सुना रहा है, नहीं सुना रहा है, तो यही तो मामला तय हो जाता है। आपके आसपास कंपटीटर बैठा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि रैंक हासिल करें तो पहले आप अपने क्लास में नंबर 1 बनने का प्रयास कीजिए। लड़ाई यहीं से शुरू होगा।
अगर इतना बच्चा में तुम अपने आप को नंबर वन नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि बिहार बोर्ड के अंदर पता है कितना बच्चा एग्जाम देता है और सब तैयारी कर रहा है। तो आप अगर ज्यादा सो रहे हैं या तो आप किसी और टाइम में अगर किसी और चीज में टाइम खर्च कर रहे हैं तो यकीन मानो आप पीछे जा रहे हैं। जिस समय आप कोई काम दूसरा काम में लगे रहते हैं उसमें कोई बच्चा पढ़ रहा होता है और वो आपसे आगे कर जाएगा, लीड ले लेगा आपसे, और जैसे ही आगे निकलेगा फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कोशिश करो कि ठीक है दोस्ती यारी सब सही है, लेकिन जब बात आ जाए इस तरह के पढ़ाई की बात है तो कंटेंट की बात आ जाए तो तुम लोग अपने में एकदम प्रतिस्पर्धी रहो, एकदम कंपटीशन होना चाहिए कि जब हम आंसर तुम लोग आप एक छोटा सा टेस्ट के लिए तैयार हो रहा है धीरे धीरे, इतना मटेरियल तुम करवा दिया गया है, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा एक टेस्ट होगा और कोशिश करो कि उसमें मैक्सिमम नंबर उठाने का प्रयास करो। छोटा छोटा टारगेट को अचीव करो तब ये कुछ बड़ा टारगेट होगा। अब तू सोचेगा कि एक ही दिन में सब कुछ कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। बरसाती मेढक की तरह तैयारी मत करो, अभी भी तुम लोग पास काफी समय है, इतना समय भी अगर अच्छा खासा से पढ़ लीजिएगा तो हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। और अब तो ऑनलाइन वाला बच्चा भी जुड़ रहा है। बैठो 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 तुम बैठो, पढ़ो। बेशरम जैसा तुम लोग खड़ा हो जाता है, बताओ शुरू किया जाए। देखो बाबू लास्ट कल हम लोग क्या करवाए थे, यूएनडीपी हेडिंग लगा लिए थे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन सर लास्ट में पूछ लेना, ठीक है, अभी हमको पढ़ाने दीजिए। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं बाबू, यूएन। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, एकदम व्यवस्थित कर देते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना है। देखो थोड़ा सा बैक से चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कोई बता सकता है कब से कब तक हुआ, कब से कब तक हुआ बाबू? बिल्कुल सही, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1900 कब तक, दो गुट के बीच में हुआ था, धुरी राष्ट्र और आप लोग पढ़े हैं मित्र राष्ट्र के बीच में हुआ था। और संसाधन का कितना क्षति हुआ, जान माल का कितना क्षति हुआ, उससे आप लोग परिचित हैं, डेटा के साथ उनको बताया गया था। अब देखो जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया तब लोगों को लगा, इस बात को एहसास हुआ कि भाई युद्ध होने से कुछ नहीं होगा, केवल आर्थिक नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था को क्षति होगा, रोजगार कमेगा, तमाम तरह की चीज होगा। तो ऐसा किया जाए विश्व में थोड़ा शांति लाया जाए। तो इसके बाद एक संस्था का निर्माण किया गया, उसका नाम पड़ा बाबू राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना किया गया था 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। कल्पना 1919 में ही कर दिया गया था, लेकिन एक्चुअल में 10 जनवरी 1920 को क्या किया गया था, इसकी स्थापना किया गया था। कुछ समय तक माहौल शांत रहा, लेकिन देखिए किस प्रकार से हिटलर, नाजीवाद, फांसीवाद किस प्रकार से डेवलप हुआ, और बहुत से कारण है जिसको लेकर के एक बार पुनः जो है विश्व के देश भिड़ गए एक दूसरे से, और फिर से वही मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, और उसको क्या बोला गया, द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर कब तक चला है बाबू, 45 तक। इसमें तो भयानक क्षति हुआ था, क्योंकि इसमें औद्योगिक क्रांति वगैरह सब कुछ डेवलप हो गया था और बहुत ज्यादा क्षति हुआ था, मतलब परमाणु बम वगैरह सब कुछ का जो भी रसायन था खतरनाक खतरनाक, उसका प्रयोग किया गया था। बहुत ज्यादा आदमी इसमें जो है मरा भी था और संसाधन बर्बाद हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध। अब दोबारा बार में जैसे मानव है, मानव को झटका लगता है तब समझ में आता है, फिर लगा कि भाई ना ना बहुत गलती कर दिए, उसका बात ना मान करके, कि शांति के लिए बनाए थे लेकिन फिर से भिड़ गए, 2 खैम हो गया। अब एक सोचा कि भाई एक ऐसा संस्था की आवश्यकता है जो अगर कोई भविष्य में इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा करता है या तो इस अप्रोच से रहता है तो उसको जाकर के दबा दे, वहीं पर मामला को खत्म कर दे। क्योंकि एक चिंगारी से ही बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है। याद करो इन दोनों में तत्कालीन कार्य बताया गया था, एक छोटा सा जो फिरोजवा हत्याकांड हुआ था उसके चलते तो पूरा मामला खराब हो गया था, हालांकि उसका बैकग्राउंड बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन तत्कालीन कारण तो वही था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि एक वैश्विक संस्था बना, उसका नाम क्या पड़ा बाबू, संयुक्त राष्ट्र संघ। ध्यान रखना, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, यूनाइटेड
नेशन ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, यूएन। इसकी स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र दिवस भी 24 तारीख को मनाते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा। काफी हैवी था, अच्छा वाला था। और अमेरिका के उसमें राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, वही थोड़ा सा इसमें ज्यादा कोऑपरेट किए थे कि ना ना भाई, आर्थिक मंदी होता है तो सबसे ज्यादा झेल हमको, सबसे ज्यादा हमको प्रभाव झेलना पड़ता है। तो पैसा कौड़ी के मामला में भाई वो आदमी बहुत तेज है। तो इसकी स्थापना कर दी है। अब इसके स्थापना के, अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ बने, इसके साथ ही इसके साथ 6 और संस्था बना। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, विश्व बैंक का नाम सुने होंगे, IMF का नाम सुने होंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, फिर WTO के नाम सुने होंगे, विश्व व्यापार संगठन। ये तमाम तरह के जो देख रहे हैं संगठन, इसके साथ ही उसको स्थापित किया गया, मतलब अस्तित्व में आया। और सब मिल करके अलग अलग फील्ड में दुनिया में जो है कभी भी अगला तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए सब काम किया। अब सबको रोकने का प्रयास किया। अब इसके लिए जरूरी हो गया, अब कोई भी आदमी आंदोलन क्यों करता है, जब अंदर से दुखी होता है। दुखी क्यों होता है, अब याद करो, आर्थिक विकास को बढ़ाए थे। जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास बेहतर स्वास्थ्य है, जिसके पास बेहतर पैसा है, क्या लगता है ये आदमी कभी भी गलत कर सकता है। अपवाद तो हर जगह है, अपवाद तो को छोड़ दीजिए, लेकिन जिसके पास ये तीनों चीज मतलब आर्थिक विकास है, इसका मतलब है कि कहीं भी वह इस तरह के गुटबाजी वगैरह में नहीं फंसेगा, वो अपना काम से मतलब रखेगा। अब इसके जैसे गरीबी होता है, जिस कारण भाई गलत गलत कदम आदमी उठा लेता है। तो इसके लिए ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, एक संस्था का निर्माण किया, और उसी संस्था का नाम क्या है बाबू, UNDP। फिर से सुनो ध्यान से, इसके लिए एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम क्या पड़ा बाबू, UNDP। शॉर्ट में समझ जाएंगे ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसकी स्थापना किया गया था 1965 ईस्वी में। कब किया गया था, 1965 ईस्वी में। क्या बोला गया इसको बोला गया, देखो एक संस्था है और ये वैश्विक है, विश्व के तमाम जो देश हैं इसमें सहयोगी होते हैं। अब इसमें क्या बोला गया, इसमें बताया गया कि आपको जाना है और पूरे विश्व के देशों में सर्वे करना है, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ कितना खुशहाली है, कौन आदमी गरीब है, कौन आदमी अमीर है, कौन सा देश क्या है नहीं है, वो तमाम तरह की, ताकि पता लग सके कि अगर कोई गरीब है तो क्यों गरीब है। उसके प्रति वैश्विक स्तर पर हम लोग एक पूरे संपूर्ण एक परिवार की तरह है, तो उसको थोड़ा हेल्प करेंगे, मदद करेंगे उसको। तो इसको इस संस्था का बनाया गया। अब इसके अंतर्गत, इस संस्था जब बना तो इसके अंतर्गत बहुत से छोटे छोटे संस्था का निर्माण किया गया, जैसे मानव विकास सूचकांक, मानव विकास रिपोर्ट भी कह सकते हैं, और भी लैंगिक लैंगिक जेंडर, लैंगिक असमानता सूचकांक, खुशहाली सूचकांक, गरीबी सूचकांक, ये सब अलग अलग रिपोर्ट है। ये सब कौन जारी करता है, UNDP। फिर से UNDP एक संस्था है जो ये तमाम तरह, मतलब इस सब का बॉस है UNDP, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब किया गया बाबू, कौन किया था, ऑब्जेक्टिव कहीं से निकल सकता है, ठीक है, लेकिन इसी में से निकलेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ किस प्रकार से अस्तित्व में आया, कुछ पता चल रहा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड चलिएगा, ताकि अगर इतिहास वगैरह से क्वेश्चन पूछ देगा तो आप इस फॉर्मेट में आंसर लिखिएगा तो बेहतर आंसर होगा, और कहीं से भी काट के आप अपना आंसर बेहतर कर सकते हैं। तो पहले अब हम लोग हेडिंग दे दिए थे ना, पहले इसको जल्दी से बनाओ, ऐसे एकदम ऐसे ही नीचे से लिखना, यहां से शुरू करना है, और UNDP यहाँ पे आकर रुकना है। एक दो और इसमें लिख लेना है, गरीबी सूचकांक, हालांकि इसका नाम है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। लाओ लिख देते हैं, तुम लोग को कोई भरोसा है क्या लिख लेगा से, बहुआयामी गरीबी, अरे तुम लोग लिख लेना गरीबी सूचकांक, ठीक है, जल्दी से लिखो इसको, है भरोसा। अच्छा से देखो, बढ़िया नंबर लाओ, टॉप करो, ठीक है, तब और भरोसा होगा। और शेयर कीजिए क्लास को जितना हो सकता है, उम्मीद से ज्यादा बच्चा शेयर कर दिया है। और इससे भी बड़ी बात क्या है कि देख रहा है बच्चा, मतलब वाच टाइम मेरा बहुत ज्यादा हो गया है, तो देख रहा है, मतलब 1.5 घंटा 2 घंटा की वीडियो देखना मतलब एक क्षमता वाली बात होता है, सबको के बस की बात नहीं देख सकता है। और मैक्सिमम बच्चा देख रहा है, सबको फायदा उठाना चाहिए। हो गया, चलो लिखो क्या,
हमारा थोड़ा सा अलग है। टेक्नोलॉजी ठीक है ना, चल रहा है ना। अरे इसमें विश्वास नहीं होता है। मशीन है। हम अपना माइक ऑर्डर कर दिए हैं, थोड़ा महंगा आ रहा है। थोड़ा बहुत अगर आवाज का प्रॉब्लम होगा ना तो उससे थोड़ा और क्लियर आएगा। क्लास में थोड़ा सा इको गूंजता है। हो गया। हैंड राइटिंग ज्यादा मत उसमें रहिए, ठीक है। ज्यादा रंग पेंट करने की जरूरत नहीं है। कॉपी को कॉपी जैसा रहने दीजिए। कोशिश करो कि सारा कुछ दिमाग में लोड हो जाए। लैंगिक असमानता सूचकांक। एग्जाम में करना अपना राइटिंग, जैसे क्वेश्चन से करके देते वहां पे राइटिंग लिखो, लेकिन क्लास में थोड़ा सा रखो, क्योंकि बड़ा क्लास होता है तो बच्चा थोड़ा सा असहज होता है कि बाकी इतना बड़ा क्लास। हमारे साथ वही जुड़ेगा बच्चा जिसके पास धैर्य होगा। ठीक है, धैर्य रहेगा वही जो है टॉप कर सकता है। वैसा मान के चलते हैं कि 100% लाने वाला बच्चा जो है हमारे साथ जुड़ रहा है। जो एक भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा दावा करेगा कि हमसे क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं कि हाँ 8 गो है तो 4 गो 3 गो बन जाएगा काम चलेगा, नहीं। 8 है तो 8 बना चाहिए। सिलेबस से कुछ बाहर नहीं पूछता है। आप पढ़ते नहीं उतना तो आपको लगता है सिलेबस से बाहर पूछ रहा है। हो गया। चलो हो गया तो एक बार पुनः इस हेडिंग को फिर से लिखो नीचे से। अब इसको पढ़ते हैं जल्दी से। इसको जल्दी से लिखो फिर से। हाँ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। फुल फॉर्म ही याद रखना है, फुल फॉर्म ही आ जाता है एग्जाम में। हो गया। तुम इंग्लिश नहीं लिखी, ये फिर सेटिंग थी। इंग्लिश लिखी है, क्यों नहीं लिखी? याद हो गया? लिखो जल्दी। कहाँ तुम लिखी है? ये फिर से लिखो। तो हम दो बार लिखे तो क्या हो गया? हो गया होगा। चलो इसमें थोड़ा सा एरो देके लिखो तुम। इसमें डैश करके लिखो। लिखिए, यह एक वैश्विक संस्था है। यह एक वैश्विक संस्था है जो गरीबी को कम करने, जो गरीबी को कम करने, कौमा, गरीबी को कम करने, कौमा, असमानता, असमानता को दूर करने तथा असमानता समझ रहा है ना? असमानता मतलब क्या? लैंगिक भी हो सकता है, महिला पुरुष तमाम तरह की चीज, मतलब जितना प्रकार का असमानता आप देख रहे हैं इसमें सब शामिल हो जाएगा। फिर से बोलो तो इस परिभाषा को।
तथा, गरीबी लिख लिए हैं, एक मिनट रुको तो देखिए कॉपी। यह एक वैश्विक संस्था है जो गरीबी को कम करने, असमानता को दूर करने सतत तथा सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है। सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है। परिभाषा समझ में आ रहा? क्या था पहले ही बता दिए थे। 3 चीज पे काम करता है, गरीबी को कम करने, असमानता, लैंगिक भी हो सकता है, गरीबी अमीर हो सकता है, इस प्रकार के असमानता को कम करने, और सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने हेतु इसके लिए क्या करता है, काम करता है। और इसके लिए विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट जारी करता है, जैसे 2 तीनों का नाम बता दिया गया है। नेक्स्ट आरो लिखो। इसे वर्ष 1965 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र 1965 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र द्वारा, संघ भी ठीक है, द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ लिख लो, बनाया गया था। इसका मुख्यालय लिखिए, हेडक्वार्टर। नेक्स्ट एरो, इस ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका का एक शहर है। नेक्स्ट एरो में लिखना है अमेरिका का एक शहर है। यूएसए अमेरिका को कहते हैं, नाम सुने हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हो गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लिख दिया देखो, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट एरो, इसके द्वारा, नेक्स्ट एरो, इसके द्वारा मानव विकास सूचकांक, इसके द्वारा मानव विकास सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल, इसको कहते हैं बहुआयामी लैंगिक असमानता सूचकांक, खुशहाली सूचकांक इत्यादि जारी किया जाता है। शुरू में लिखे थे इसके द्वारा, अच्छा, जारी किया जाता है। हो गया। तो यूएनडीपी क्या है ये अब तक बता दिए, कोई बता दीजिएगा इसको ना, परिभाषा कब शुरू, कहाँ मुख्यालय, कौन बनाया, कोई दिक्कत, क्या इसका उद्देश्य होता है भी बता दिया गया है। अब हेडिंग लगाइए, मानव विकास सूचकांक। हाँ, मेन हेडिंग लगाइए नीचे से। अब इसको भी हटाओ, इसका तो काम हो ही गया। मानव विकास सूचकांक, इंग्लिश में लिखो इसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हो गया। चलिए आर देख के लिखो, शॉर्ट में इसको क्या कहेंगे बाबू, एगो HDI एगो HDR होता है। पहले थोड़ा सा इसको अंतर कर देते हैं, तो सुनो ध्यान से। इसका मतलब हो गया ह्यूमन
डेवलपमेंट रिपोर्ट, हिंदी में वही बोलते हैं मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास क्या कहते हैं बाबू? दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है। दोनों बात कैसे हो सकता है? मतलब असमानता से ज्यादा इसका क्या है? समानता है। जैसे तुम सोचते थे, आपसे थोड़ा सा एग्जाम्पल दे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या कहता है, आपको कुछ टेस्ट लिख देता है, जाइए टेस्ट करवा के आइए। आप गए टेस्ट करवाएं, उसका रिपोर्ट बनता है कि नहीं बनता है? एक डेटा देता है, रिपोर्ट देता है, जाकर दिखाते हैं कि क्या हो गया आपका रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या होता है? रिपोर्ट में ये होता है कि आपका हीमोग्लोबिन क्या, जैसे मान लो ब्लड टेस्ट के लिए बोल दिया, डॉक्टर साहब तो ब्लड टेस्ट बोल दिया, उसमें बोला है कि डब्ल्यूबीसी क्या है, हीमोग्लोबिन उसमें कितना है, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, इसका कितना कितना परसेंटेज है, कितना होना चाहिए, प्लाज्मा कितना परसेंट है, ये सब डेटा, ये सब रिपोर्ट है। इसी को क्या कहा जाएगा? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये हो गया रिपोर्ट के बाद। लेकिन वो जो सीधे सीधे डॉक्टर साहब बोल दिए कि जाओ जाके चेक करा के आओ, मोटा मोटा बात, वो क्या हो गया? सूचकांक। तो सूचकांक कौन जारी करता है? कहीं कहीं दोनों शब्द के लिए बराबर प्रयोग कर लिया जाता है, और दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। रिपोर्ट भी चलता है और क्या चलता है, अगर इस एग्जाम्पल को थोड़ा समझोगे कि जो एकदम मिनी लेवल का बात हो जाएगा वो सब रिपोर्ट में दर्शाया जाता है, और अगर मोटा मोटा की ब्लड टेस्ट है वो क्या हो जाएगा? सूचकांक हो जाएगा। सीधी सी बात। अब देखो, पहले तो लाइन लिखो इसमें, तो ये हेडिंग दे दिया ना, नीचे लिखो तो इसे यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। इसे यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। हो गया? अब देखो, इस रिपोर्ट को पहली बार तैयार कौन किए थे? तो पहली बार जो तैयार किया गया था बाबू, दो व्यक्ति का नाम ध्यान रखना। एक व्यक्ति का नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य, सही लिखे हैं? और दूसरा व्यक्ति का नाम है महबूब उल हक। ये पाकिस्तान के हैं, पड़ोसी। और ये कौन है? ये लगता गलत है, अमर्त्य सेन, ये सही है। अमर्त्य सेन ये है बाबू भारत के। कहाँ है? पहली बार मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करने का जो श्रेय दिया जाता है वो अमर्त्य सेन और किसको दिया जाता है? महबूब उल हक। ये पाकिस्तान के थे और ये कहाँ के थे? भारत के थे। और ये पहली बार रिपोर्ट जो है दुनिया दुनिया में घूम करके जो है रिपोर्ट इकट्ठा करते हैं, उसके बाद फिर सलाह लेते हैं कि भाई इसको प्रकाशित किया जाना चाहिए दुनिया में, ये तमाम तरह की चीज। बोला इस रिपोर्ट में क्या ऐसा बात है? तो इस रिपोर्ट में देखा गया कि सब तीन को चीज को आधार बनाए हैं। एक किसको आधार बनाए थे? शिक्षा को। किसको बनाए थे बाबू? शिक्षा को। दूसरा किसको बनाए थे? स्वास्थ्य को। और तीसरा किसको बनाए थे? प्रति व्यक्ति। ये तीन बेस को लेकर के ये दोनों आदमी जो है एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। यूएनडीपी वाला को बहुत अच्छा लगा, बोला एक नंबर काम किया है। ऐसा ही तो खोज रहे थे कि कोई ऐसा ऐसा चीज बताओ जिसको हमको पता लगता है कौन सा देश कितना गरीब है, कितना अमीर है, कैसे कैसे काम कर रहा है। ये तुरंत जो है अपने जो इंडेक्स था उसमें एक और नया चीज ऐड कर दिया कि भाई अब अगला बार से जो है एक नया इंडेक्स जारी होगा, उसका नाम क्या पड़ेगा बाबू? HD। और पहली बार इसको जारी किया गया था 1990 में। कब जारी किया गया है? 1990 में। तो अगर आपसे पूछेगा कि बताओ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या तो फिर मानव विकास सूचकांक को कब से जारी किया जा रहा है, तो कब से जारी किया जा रहा है? और इससे लेकर के प्रत्येक वर्ष क्या दिक्कत? और ये जो है प्रत्येक वर्ष जारी होता है। कौन जारी करता है बाबू? यूएनडीपी प्रत्येक वर्ष जारी करता है। थोड़ा और सुन लो इसके बारे में, कि पहले इसमें लिखवा दे, ज्यादा हो जाएगा ना। चलो लिख लो, लिख लो, लिख लो जल्दी। लास्ट में कर समराइज कर देंगे। क्या लगा हेडिंग? ठीक है, लिखो। हाँ, एरो देख के नीचे से लिखना। मानव विकास रिपोर्ट को अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्री हैं, ब्रैकेट में भारत लिख लेना, तथा अमर्त्य सेन
तथा महबूब उल हक, पाकिस्तान के थे, ब्रेक लिख लेना, द्वारा तैयार किया गया था। द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट एरो। इस रिपोर्ट को पहली बार जारी 1990 में किया गया। इस रिपोर्ट को पहली बार जारी कब किया गया? 1990 में। हो गया। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट से पहले थोड़ा सा पहले समझ लो। किन किन आधारों पर इसको जारी किया जाता है वो जरा समझो। तो देखो, HDR जो जारी किया जाता है बाबू, 3 आधार पर जारी किया जाता है। जिसमें पहला का नाम क्या बताया गया है बाबू? शिक्षा। दूसरा का नाम क्या बताया है? स्वास्थ्य। और तीसरा का नाम क्या बताया है? प्रति व्यक्ति। इन आदि करके कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। जैसे शिक्षा तो क्या शिक्षा ही रहेगा, इसको लिख देगा शिक्षा स्तर या तो साक्षरता लिख देगा, और स्वास्थ्य को लिख देगा जीवन स्तर, जीवन स्तर लिख देगा। और प्रति व्यक्ति आए ना है नहीं, जीवन स्तर इसको लिखेगा जीवन, और इसको प्रत्यास्था लिखता है। क्या लिखेगा इसको? जीवन प्रत्यास्था, जीवन प्रत्यास्था लिखेगा इसको। तो देखो ये एक्चुअल में ये जो 3 को नीचे वाले जो ब्रैकेट में लिखे हैं वो HDI का सिंबल है, और जो ऊपर 3 को लिखे हैं वो HD किसका है? थोड़ा सा माइक्रो लेवल, यही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, बस मतलब दोनों का सेम ही होता है। स्वास्थ्य बढ़िया, इसका मतलब है कि जीवन प्रत्यास्था क्या है? अच्छा है। अगर जहाँ पे शिक्षा तो वहाँ पे क्या है? शिक्षा का स्तर भी क्या है? बढ़िया है। और प्रति व्यक्ति ज्यादा जहाँ है उसका मतलब वहाँ का जीवन स्तर भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो जानबे कर रहे हैं आप लोग। तो जो ब्रैकेट में लिखे हैं तो एक्चुअल में किसका सूचकांक है? और ये जो शिक्षा स्वास्थ्य प्रति व्यक्ति है, तीनों स्पष्ट कर दिए किसका है। बस यही थोड़ा सा अंतर है। आई बात समझ में ना? तो लिखो इसको। नेक्स्ट एरो। दोनों अलग लिखवा दे कि एक साथ ही लिखवा दे? कंफ्यूज नहीं होगा ना? चलो अलग लिख लो। लिख दो HDR का सूचकांक। नहीं, नीचे से एरो देकर के लिखो HDR का सूचकांक लिखो डैश करके। ये पूछता है कितना सूचकांक है, तो कितना सूचकांक है नंबर भी पूछ देता है। नंबर 1 में लिखो शिक्षा, दूसरा में लिखो स्वास्थ्य, तीसरा में लिखो प्रति व्यक्ति आय। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। और उसके नीचे एक और है, लिख दो HDI वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें लिख लो शिक्षा स्तर HDI में, हाँ। दूसरा में लिख लो जीवन प्रत्यास्था, जीवन प्रत्यास्था देखो लिखा हुआ है प्रत्यास्था। और तीसरा लिखो जीवन स्तर। हो गया? आगे बढ़ जाए। अब आगे सुनो। देखो HDI जो सूचकांक है बाबू, जो रैंक बनता है कि रैंक 1 पे कौन है, रैंक 2 पे कौन है, 3 पे कौन, 4 पे कौन है, इस सब को बनाने के लिए 3 बेस का सहारा लिया जाता है। कौन कौन लिया जाता है बाबू? तो वहां क्या देखा जाता है? शिक्षा,
स्वास्थ्य और क्या प्रति व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति को एचडीआई रिपोर्ट में नंबर 1 पे, कोई व्यक्ति नहीं बल्कि देश होगा, कोई देश को एचडीआई सूचकांक में नंबर 1 पे रखा गया, इसका मतलब है कि वहां सबसे हाई क्वालिटी का क्या होता होगा, एजुकेशन होता होगा। स्वास्थ्य भी नंबर 1 पे, कम लोग बीमार पड़ते होंगे, प्रति व्यक्ति आय भी वहां पे क्या होगा, हाई होगा, तभी ना उसको नंबर पर दर्जा दिया गया है। अभी वर्तमान समय में जो एचडीआई रिपोर्ट जारी करता है तो कुल मिलाकर के 193 देश को जो है बेस बनाता है। ऐसे में यूएनओ में 193 को देश रजिस्टर है, 193 पूरे विश्व में अगर देशों की संख्या कहेगा तो 193। तो 193 को लेकर के सबका लिस्ट तैयार करता है। अब तैयार करता है तो भाई इसमें एगो डेटा ध्यान रखना, ये जो रिपोर्ट जारी करता है 0 और किसके बीच में जारी करेगा, 1 के बीच में। ये जो रिपोर्ट जारी करता है, जो रिपोर्ट बनेगा, जिस आधार पर सूचकांक को जारी किया जाता है, वो मिनिमम कितना हो सकता है, कम से कम, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं। अब इसमें बात है कि ठीक है, जो एचडीआई रिपोर्ट आया है जो 2025 में, इसको जरा बताइए क्या क्या स्थिति है। इसमें जो नंबर 1 पे जो देश है उसका नाम है आइसलैंड, नाम सुने हैं, लगभग 9.7 इसको रैंक मिला है, मतलब ये जो इसके बीच में 9.7 रैंक नंबर 1 है। दूसरा पे है नॉर्वे है। तो पहला खाली ध्यान रखना, सबसे नीचे जो सबसे लास्ट है, मतलब 193 हो जाएगा ना, सबसे अंतिम वाला उसका नाम है दक्षिणी सूडान। क्या नाम है बाबू, दक्षिणी सूडान, मतलब ये नीचे से टॉप कर गया। दो को टॉपर होता है, एक ऊपर से टॉप करते, कहाँ से टॉप करता है, ये नीचे से, थोड़ा गंदा स्थिति इसका है। दक्षिणी सूडान का, अफ्रीका कंट्री है, वहां का थोड़ा सा अलग रहता है, वही बता रहे ना। भारत जो है इसका रैंक मिला है 130वां मिला है। कौन मिला है बाबू, इतना पीछे का, इतना गंदा का इसका रिजल्ट रहा। कहीं 4-5 दशक रहता ठीक रहता। जीडीपी में हम लोग देखो कितना है, 4था नंबर है, और यहाँ पे देखो, मतलब पैसा तो है लेकिन ऐसा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत जो है एचडीआर रिपोर्ट में 130वां पर क्यों है, ऐसा तो नहीं आएगा, घुमा के पूछेगा तुम लोग से, तो इसका सीधा आंसर है जनसंख्या। क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा क्या है, जीडीपी है, लेकिन जनसंख्या भी इतना ज्यादा है कि भाई सारा यही सब काम तमाम कर देता है। मतलब उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खपत भी ज्यादा कर रहे हैं, ये समस्या है। तो भारत का रैंक कितना है बाबू, 130वां। जरा सा पड़ोसी देश में देख लेते हैं क्या हाल है उसका। तो पड़ोसी में सबसे बेहतर स्थिति में कौन है बाबू, चीन। इसको क्या रैंक मिला है, 75 रैंक मिला है। इसके बाद जो इससे भी थोड़ा सा खराब स्थिति में है वो है श्रीलंका, इसको मिला 78। कौन सा रैंक मिला है, 78। इसके बाद स्थिति भूटान का ठीक है, इसको मिला है 125वां रैंक। और उसके बाद फिर भूटान के बाद फिर बांग्लादेश करेंगे चर्चा, सॉरी 27वां होगा। बांग्लादेश को जो रैंक मिला है वो 130, मतलब भारत के बराबर है, ठीक है, भारत के बराबर है। बांग्लादेश के बाद फिर नेपाल का नंबर आता है, इसका रैंक मिला 145, 145। और इसके बाद फिर म्यांमार, इसका रैंकिंग है 149। और एक और ले लेते हैं, हमारा मनोकामना पूरा करते हैं, पाकिस्तान, इसको रैंक मिला 168। भूखा नंगा देश है, तो कहाँ है बाबू, 168 मिला है। तो भारत के पड़ोसी देश के लेकर के, अब इतना याद नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सी ध्यान रखना है कि भाई भारत का रैंक कितना है, 130 है। भारत के आसपास वाला कौन है, मतलब बराबर पे कौन है, तो कौन है अभी है, कौन सा ऐसा भारत के पड़ोसी देश है जहाँ पे यहाँ से स्थिति बेहतर है, तो उसका आंसर चीन हो जाएगा। या तो ऐसे ही क्वेश्चन घुमा देता है कि बताओ श्रीलंका क्यों बढ़िया है, जनसंख्या कम है, सीधी सी बात है। एक अगर ऐसा आंसर आएगा तो सीधा कोट करना है जनसंख्या के ऊपर, क्योंकि हम लोग जो है विश्व के दूसरा जनसंख्या, बड़ा जनसंख्या लेके चल रहे हैं। हो सकता है अभी टॉप कर जाएंगे, अभी नया समय आएगा, हो सकता है कि चाइना को पीछे छोड़ दें, मतलब कहीं तो आगे जा रहे हैं ना। तो चाइना के पास तकनीक ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है ना उसके पास, सारा मामला तो टेक्नोलॉजी का हो जाता है। तकनीक उसके पास उन्नत है, बेहतर है, जनसंख्या है ज्यादा। जैसे हमारे यहाँ एक लेबर जितना मतलब प्रोडक्शन कर सकता, काम कर सकता है, उसको से 5 गुना ज्यादा वहाँ करेगा, तो बताओ जीडीपी तो बढ़ेगा वहाँ ना। अगर हम लोग इस जनसंख्या को थोड़ा सा वेल ट्रेड करें, कौशल विकास दे देंगे, तो हम लोग जो है इकोनॉमिक हब बन जाएगा, मतलब बहुत बड़ा हम लोग के पास ऐसा मौका है। लेकिन अगर इसी जनसंख्या को अगर काम नहीं दिया गया, स्किल नहीं दिया गया, तो एक समय में आएगा यही जनसंख्या लोड बन जाएगा, क्योंकि सब बुढ़ा होगा ना, यही जनसंख्या लोड बनता है और वही स्थिति खराब करता है। तो सरकार लगा देखो कौशल विकास में बहुत सा काम हो रहा है, जीविका के थ्रू देख रहा है कितना कितना काम हो रहा है, सरकार यही सब पर तो काम कर रहा है, बिहार सरकार, भारत सरकार। जनसंख्या को यूज करो, ये बात समझ में आया बाबू। ये सब नया डेटा है, तब 2025 में जो डेटा आया है मार्च में आया है, वो डेटा तुम बता रहे हैं,
हमारे बुक में डेटा दिया गया था, पुराना डेटा, उसको नहीं फॉलो करना है, ठीक है। तो लास्ट बताओ क्या लिख रहे थे? एचडीआई के सूचकांक हो गया। चलो नेक्स्ट लिखो, एचडीआई रिपोर्ट। हाँ नेक्स्ट एरो, सब एरो सब ऑब्जेक्टिव आएगा। एचडीआई रिपोर्ट जीरो से एक तक, मतलब मैक्सिमम एक तक जारी किया जाता है। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक में सूचकांक में 193 देश शामिल है, जिसमें प्रथम स्थान आइसलैंड, तथा सबसे निचले स्थान, ब्रैकेट में अंदर डाल दो 193, सबसे निचले स्थान पर दक्षिणी सूडान देश है। हो गया, है लिखा, उसमें थोड़ा सा है के बाद ऐसे खींच के लिख दो। 2025 के एचडीआई रिपोर्ट के अनुसार ये डेटा दे रहे हैं, 2025 का डेटा है और यही पूछेगा एग्जाम में। एचडीआई डैश करते दो, एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार। इस बात को तुम लोग एग्जाम में भी लिखना, जो आंसर राइटिंग कर रहा है वहाँ यूज कर सकता है। जो डेटा देगा, अगर तुमको पता रहेगा कि भाई ऐसा है तो डेटा दे देना वहाँ पे कि भाई 25 के अनुसार है कि किस अनुसार है। हो गया, और नया डेटा यूज किया जाता है। नेक्स्ट आरो लिखो, एचडीआई रिपोर्ट में भारत का स्थान, एचडीआई रिपोर्ट में भारत का स्थान 130वां है। ब्रैकेट में लिख लेना, ये जो 0 के 1 के बीच में होता है, तो भारत को कितना मिला है? भारत को मिला 0.685। इसका मतलब समझ रहा है ना, आइसलैंड को 0.972 मिला है, मतलब ज्यादा 1 नंबर पे है। भारत को 0 से 1 के बीच में अगर 100 है और 0 है, तो भारत किस स्थिति में 130वां को लेकर के, तो कितना मिला भारत को रैंकिंग के इंसान? 0.68। तो उसमें लास्ट में ब्रैकेट में लिख लो 0.685। समझ रहे क्या है ना, यही पैरामीटर है, इसी को लेकर के मापा जाता है कौन 1 पे कौन 2 पे है। 10वीं सूडान तो जाहिर सी बात उसका 0 पॉइंट कुछ है। हो गया, अब एक काम करो, एक टेबल बना लो, उसको हम लिखवा देते हैं। लिखो इधर भारत के पड़ोसी देश, एक तरफ लिखो एचडीआई रिपोर्ट। स्पीड ठीक है क्या, और बढ़ाएं? और कुछ बच्चा कमेंट करता है और कुछ बच्चा कमेंट नहीं करता है। देखो कमेंट में ज़्यादा नहीं खेलना है, ठीक है। ऐसे हमको अच्छा लगता है कमेंट आता है, तो फिर एक टीचर को अच्छा लगता है कि भाई कोई बच्चा कमेंट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसी पे लगा, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमारे लिए जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। आप वाच कीजिए, आप देखिए वीडियो को, नहीं समझ तो बार बार उसको देखिए। हो गया, आपकी संतुष्टि हमारा लक्ष्य है। आप अगर संतुष्ट है, लग रहा है ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, तो हम सफल मानते हैं अपने आप को। अगर आपको लगता है एचडीआई, क्या लिखें? एचडीआई रिपोर्ट, एक तरफ भारत के पड़ोसी देश, पीछे से लाइन खींचो, एक तरफ लिखो एचडीआई रिपोर्ट। इधर पहले लिखो चीन, उधर लिखना 75। क्या 75? 75, चीन 75 नंबर पे है। फिर लिखो श्रीलंका 78, भूटान
127। 127। बांग्लादेश 130। लिखो अपने से, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान। बर्मा इसका पुराना नाम है, अभी की डेट में इसका नाम म्यांमार पड़ता है। बर्मा से पहले भी इसको पेगू कहते थे। पेगू बर्मा हुआ, बर्मा म्यांमार हुआ। हो गया? चलो बस बस बहुत हो गया। मानव विकास सूचकांक से लेकर कर क्वेश्चन आएगा तो यही सब पूछेगा तुमसे। ऑब्जेक्टिव ज्यादा चांस है क्वेश्चन पूछता है। और एक लाइन और लिख लो तो एचडीआई रिपोर्ट वार्षिक जारी किया जाता है, मतलब एक साल में एक बार जारी होता है। हाँ एरो देख लिख लो। एचडीआई रिपोर्ट, एचडीआई मतलब इंडेक्स हो जाएगा ना, सूचकांक। चलो कोई बात नहीं, एचडीआई रिपोर्ट लिखो। एचडीआई रिपोर्ट वार्षिक जारी किया जाता है। प्रति वर्ष मतलब एक साल में कितना बार? एक बार। कौन जारी करता बता दिया गया है। देखो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है बाबू, उसका नाम है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। इंग्लिश में क्या कहेंगे बाबू? अगला हेडिंग दीजिए तो जल्दी से। नेशनल वुमेन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये हेडिंग बनाना है। हो गया? शुरू किया जाए। देखो ये जो यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, उससे मोटिवेट होकर के भारत सरकार भी कुछ जुगाड़ लगाया, बोला हम सर्वे करेंगे। जैसे तुम कर रहा, पूरा देश देश घूम के कर रहा, हम अपने राज्य राज्य घूम के करेंगे। और उसके लिए जो कार्यक्रम चलाया गया, जो इंडेक्स बनाया गया, उसका नाम क्या रखा गया? राष्ट्रीय मानव विकास। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? एनएच। पूरा नाम बोलो। कोई दिक्कत? यार उसको बोलो, तुम क्या लिख रहे तुम? खड़ा हो तुम, क्या लिख रही है? अरे लिखना जरूरी है, और समझा के निकल जाएगा फिर तुमको पता भी नहीं चलेगा। बैठो, देखो समझाएंगे तो पूरे तरीके से यहाँ देखना, ठीक है? तो क्या जैसे बताओ, समझाने से नहीं पढ़ दो, लिखना है बाद में लिख लेना। अब तो वीडियो उपलब्ध है, घरे बैठना उसको देखना, कहाँ पे छूटा था लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारा अगर स्पीड कम है तो तुम्हारी कमी है, हम थोड़ी ना अपना स्पीड कम करेंगे। बिहार बोर्ड में 2 घंटा 45 मिनट कितना लिखना है, तुम लोग देखा ना पिछला टेस्ट में क्या हुआ। तो हम तो उस स्पीड को मेंटेन करके चलेंगे ना, मतलब आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे, सब कुछ लिखवाएंगे। और पता चला कि आपका परीक्षा 5 घंटे में हो रहा है, आंसर तो कर रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं बहुत देरी से लिख रहे हैं, तो क्या फायदा फिर उसका? सब बेकार हो जाएगा। इसलिए स्पीड भी मेंटेन करने का प्रयास करो। अगर हमको नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो ये तुम्हारी कमी है, उसको ठीक करो, स्पीड बढ़ाओ। देखो NHDR इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू इसको? नेशनल रिपोर्ट। देखो इसको जारी किया गया था पहली बार वर्ष 2002 ईस्वी में। कब जारी किया गया था बाबू?
मिनी डेट के साथ लिखते हैं, ठीक है। 23 अप्रैल को शुरू किया गया था। 23 अप्रैल 2002 में इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था बाबू, अटल बिहारी वाजपेयी। क्या बोल रहा है, अरे भारत के थे, बिहार के प्रधानमंत्री होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। वो हमको नहीं पता, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी लालू यादव को प्रधानमंत्री बनाने में इसका बहुत योगदान था। 1998 से लालू यादव जो थे, और एक समय था लालू यादव बहुत ज्यादा, मतलब संसद में कोई बोलता नहीं था। जब 80 के दशक की बात कीजिएगा तो जिसको मन होता था उसको प्रधानमंत्री बनाते थे, इतना बहुमत था, इतना पावर था। तो ये आदमी को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प किए थे लालू प्रसाद यादव। नाम सुना आरजेडी का, खूब सुना। देखो इधर, अटल बिहारी वाजपेयी। अप्रैल 23 अप्रैल 2002 में पहली बार कौन सा रिपोर्ट जारी किया गया बाबू, NHDR रिपोर्ट को जारी किया गया। और सेम चीज, वही चीज को देखा गया, गरीबी को देखा गया, भुखमरी को देखा गया, स्वास्थ्य को देखा गया, शिक्षा को देखा गया। इसको लेकर के जो है एकदम बढ़िया से डेटा तैयार किया गया। इसमें 1900 सर्वे की बात करेगा तो 1981 से डेटा उठाया गया था। 1981 का डेटा उठाया गया था, 91 का उठाया गया था, और फिर 2000 किसका उठाया गया था, एक का डेटा उठाया गया था। जो 10 वर्ष के बाद जो हम लोग यहाँ जनगणना होता है उस डेटा को उठाया गया और देखा गया कि भाई कैसा कैसा रिपोर्ट रहा है। हम लोग जारी करके देखते हैं, अच्छा ये रिपोर्ट जारी क्यों करता है बाबू, तो देखो इससे पता लगता है कि कौन सा राज्य गरीब है, उसके ऊपर हमको ज्यादा काम करना है। जैसे अभी बिहार को जो 2025-26 का बजट है उसमें विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला है, लेकिन पैसा मिला है इसको, तेलंगाना को लगभग 40,000 करोड़ रुपया इसको मिला है ताकि उसका विकास हो सके। देखो नालंदा का विकास हो रहा है, देखो आसपास कितना काम हो रहा है, संरचना नहीं बन रहा है, एकदम बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ये सब उसी का देन है। तो ये सब बेस बना करके 1981, 91, 2001 ये सब देख करके जारी किया गया। इसमें सबसे नंबर 1 पे जो धरा गया बाबू वो कौन था, केरल। देखा गया कि यहाँ पे एजुकेशन बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, प्रति व्यक्ति आय भी यहाँ ठीक ठाक है। लेकिन जो नीचे के राज्य था, जो 5 गो 6 गो जो राज्य बना, उसको एक अलग नाम देकर के पुकारा गया, उसको कहा गया बीमारू राज्य। क्या बोला गया बाबू, बीमारू। अभी बीमारू क्या होता है, नाम से पता लग रहा है क्या होता है इसे। देखो इसमें BI का मतलब अपना क्या हो जाएगा, हाँ, M का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, महाराष्ट्र, और A का मतलब क्या हो जाएगा वो, असम, और R का मतलब क्या होगा, राज्य, और U का मतलब क्या होगा बाबू, उत्तर प्रदेश। कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यही 5 राज्य, 1 2 3 4 कौन, अर्थात बीमारू राज्य में कितने राज्य को शामिल किया गया, 5 को। पहला का नाम बताइए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उत्तर प्रदेश। इसमें सबसे खराब स्थिति किसका था, बिहार को अति पिछड़ा राज्य कहते हैं। हाँ बिल्कुल, नीचे से मतलब काउंट किया गया, तो नीचे से 6 5 को मिला, उसको मिला करके शॉर्टकट में क्या कहते हैं, बीमारू राज्य। एक्चुअल में उसका नहीं है, ये हम लोग बना दिए हैं, ठीक है। जैसे 5 हुआ, सबका शॉर्ट फॉर्ट नाम बना दो और इसको बीमारू कह दो। और बिहार बोर्ड भी ऐसा क्वेश्चन ही पूछा है कि बीमारू राज्य में कौन शामिल नहीं है, पब्लिकेशन भी बीमारू ही शब्द लिखा है, तो वो चलते पढ़ाना पड़ता है। हाँ तो सुनो ध्यान से, बीमारू राज्य में कौन कौन शामिल है बता देगा ना। तो बीमारू राज्य में ये सब शामिल है, और इसको कौन जारी करता है, इसको लिस्टेड कौन किया, तो लिस्टेड कौन किया है, NHDP। इसका पहले बार रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया है, 23 अप्रैल 2000, और तब से लेकर के प्रति वर्ष जो है जारी किया जाता है। और ये जो पहली बार जारी किया गया था उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था। आई बात समझ में, लिखवा दे इसको, लिखो। बीमारू ने पहले तो ये हेडिंग दे दिए हैं, नीचे से लिखो। एरो देख लिखना, हाँ। UNDP के तर्ज पर, तर्ज मतलब उसके आधार पर, तर्ज पर, UNDP के तर्ज पर भारत में भी, भारत में भी
भारत में भी राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट ब्रैकेट में उसका शॉर्ट नाम लिखना। हो गया? रिपोर्ट लिखें। तत्कालिक प्रधानमंत्री, हाँ इसी उसी तर्ज पर रिपोर्ट लिखें। तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 23 अप्रैल 2002 ईस्वी को जारी किया गया, जारी किया गया। हो गया? लिस्ट ऑफ। इसमें शीर्ष स्थान पर केरल, इसमें 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 ये सब एक ही पैराग्राफ में होगा। इसमें शीर्ष स्थान मतलब टॉप रैंक, शीर्ष स्थान पर केरल तथा निचले निचले पायदान, पायदान समझते हैं ना, तो नीचे से है, तथा निचले पायदान के राज्यों को बीमारू बीमारू कहा गया, कहा गया। हाँ क्या लिखा? बीमारू राज, सॉरी कहा गया नहीं, बीमारू राज रहा। तो सही करो तो काट के, ये वर्ड सही है, सेंटेंस गबड़ा जाएगा तो उसको लास्ट वाला काटिए, वो सही कर लो। बीमारू राज रहा, एक नंबर कौन रहा? केरल, और लास्ट वाला कौन रहा बाबू? बीमारू राज। अब तुम काम करो कि यहाँ से लिख लो बीच से बीमारू, और उसके नीचे जो है ऐसे करके लिख लो, लिख दे हम ये। हिंदी में लिख लो बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। हो गया? नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं नहीं, हाँ मध्य प्रदेश होगा। हाँ हाँ, एमपी, एम बीमारू है ना, बिहार हो गया। कोई बीटी विश्व बुक लाया है? देखो एक मिनट, इसमें नरेगा मनरेगा सब दे दिया पढ़ने के लिए। हाँ सॉरी, मध्य प्रदेश ही है, सही लिखा। ये वाला नहीं, ठीक है सॉरी, ये इसके लिए, यह मध्य प्रदेश सही है। हो गया? चलो
रिपोर्ट हो गया, अगला टॉपिक पढ़ेंगे अब। हेडिंग 2, भारत में आर्थिक नियोजन। हो गया। यहाँ से एक बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैक्सिमम तो 4 ही होगा ना, ग्राउंड में मैक्सिमम 4 ही होगा। अरे पेपर में दिक्कत नहीं होगा, उसके टेंशन लेना है। पढ़ो ऐसा कि थोड़ा सा लाइफ से रिलेट होकर पढ़ाई रहा है। ऐसा नहीं, मतलब ऐसा पढ़ाई को ज़्यादा मतलब महत्व नहीं देते हैं जो पढ़े किताब से कि सीमित है। प्रैक्टिकली होना चाहिए, आपकी लाइफ में काम आना चाहिए। और तुम पूरे देखना इक्वेशन पढ़ने के बाद आपका लेवल थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। आपका सोचने समझने का नजरिया एकदम बदल जाएगा, क्योंकि आपके पास एकदम ऑथेंटिक और सही जानकारी होगा। बस 30-35 क्लास लगो। और ऑनलाइन का बच्चा की भी हम यही बात बताएंगे कि भाई जितना आपसे हो सकता है उसको फैलाओ, क्योंकि जितना फ्लोर बढ़ेगा वही हमारी ताकत है। हालांकि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने तरफ प्रयास करो। एक बार पैर जम जाएगा तो फिर यकीन मानिए हर साल बच्चा यहीं से टॉप करेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल सबसे डिफरेंट रहें और डिफरेंट पढ़ाएं, और कंटेंट पे विश्वास होता है। हो गया, चलो कल थोड़ा सा इसका लिखो डिफिनेशन, फिर समझाते इसको। बोले देखिए, सरकार देश में उपस्थित संसाधन का कुशलतम उपयोग कर अधिकाधिक अधिकाधिक समझते हैं, ज्यादा से ज्यादा को हम लोग क्या कहते हैं? अधिकाधिक उद्देश्यों की पूर्ति कर देश के समृद्धि दर में वृद्धि के लिए जो रणनीति बनाती है उसे आर्थिक नियोजन कहा जाता है। उसे आर्थिक नियोजन कहा जाता। केवल नियोजन भी कहेगा तो ये आंसर लिखना है, ठीक है। हो गया, सुनो ध्यान से। केवल परिभाषा लिखा है, उसको ध्यान से सुनिए, याद भी करने का प्रयास करना है। देखो हर चीज समझाया नहीं जा सकता है, कुछ कुछ ऐसा होगा जिसको आपको रट ही जाना है, ठीक है। हम झूठ मूठ काहे करते कि भाई सब कुछ हम समझा देंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो हम पढ़ा रहे हैं तो सबको थोड़ी ना समझ में आ जाएगा। जिसका बेस है उसको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जिसका बेस नहीं उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, 2 बार देखना पड़ेगा वीडियो, 3 बार देखना पड़ेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा उसको। देखो परिभाषा क्या कहता है कि जो सरकार है बाबू, थोड़ा सा परिभाषा को समझने का प्रयास कीजिए, आगे इससे टॉपिक बहुत से रिलेट करके आगे मिलेगा। सरकार जो है, कोई भी सरकार हो, उसके देश में जो उपलब्ध संसाधन है उसका कुशलतम प्रयोग करेगा, मतलब सही ढंग से प्रयोग करेगा, और अपने अधिकाधिक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। मतलब बिजली का अधिक व्यवस्था, सड़क का निर्माण, आधारभूत संरचना समझते हैं थोड़ा बहुत, हम पढ़ाएंगे इसको। तो इस सब का व्यवस्था करेगा, मतलब अधिक उद्देश्य हो सकता है, मतलब 50 रुपया खर्च करके जनता को कितना अधिक सुख सुविधा दे सकते हैं, सरकार इस पे काम करते हैं। इसको क्या कहा जाता है? अधिकाधिक उद्देश्यों की पूर्ति करना।
अच्छा, अधिकाधिक उद्देश्यों को पूर्ति करेगा, और इसके बाद इसके साथ ही एक चीज और क्या करेगा बाबू, आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि दर में क्या क्या करेगा बाबू। अच्छा, आर्थिक समृद्धि दर वृद्धि का मतलब राष्ट्रीय को क्या करेगा, वो बढ़ाने का प्रयास करेगा। प्रति व्यक्ति को क्या करेगा, बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसको समझाएं पिछले क्लास में। तो आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने का क्या करेगा, वो प्रयास करेगा, और इसके लिए जो रणनीति बनाएगा, जो नियम बनाएगा, उसी नियम को क्या कहा जाता है बाबू। सिंपल, एक बार परिभाषा पुनः बताते हैं। सरकार, हमारे साथ साथ बोलना, ठीक है। सब बच्चा बोलेगा। सरकार देश में उपस्थित, अच्छा कोई बात नहीं, पहले तुम लोग सुनो, ठीक है, और फिर किसी को खड़ा करके सुनाएंगे, देखते कौन सुनाता है, ठीक है। एक चैलेंज देते तुम लोग को, देखते कौन सुनाता है, जिससे ध्यान से सुना, और एक ही बार हम बोलेंगे। सरकार देश में उपस्थित सीमित संसाधनों का कुशलतम प्रयोग कर अधिकाधिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है तथा आर्थिक समृद्धि में क्या करता है बाबू, वृद्धि करता है। अब वृद्धि करने के लिए जो रणनीति बनाएगा, इसी को क्या कहा जाएगा, आर्थिक नियोजन। तो बता सकता है, हैं? कोई वो खड़ा होकर बोलने का प्रयास करो, एनीबॉडी। चलो कोई नहीं, कोशिश करना घर बैठ के याद करो उसको, ठीक है। कल लेकिन आएगा तो हम पूछेंगे, कल तक हो जाएगा। चलो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस परिभाषा को लिखा दिए ना। भारत में आर्थिक नियोजन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। नीचे से आरोप देके लिखो, भारत में आर्थिक नियोजन, भारत में आर्थिक नियोजन पूर्व सोवियत संघ से, रूस का पुराना नाम है, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। हो गया, हेडिंग मारो, आर्थिक नियोजन, भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास। भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास। आर्थिक नियोजन का क्या लिखे बाबू, इतिहास। यहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा, या हो सकता है कि इस पे क्वेश्चन बना दे कि भारत में आर्थिक नियोजन के इतिहास पे चर्चा करें, टिप्पणी करें। तो ध्यान से सुनना। 1934 ईस्वी में बाबू एक व्यक्ति है, उनका नाम है एम विश्वेश्वरैया। नाम सुने हैं? हाँ, 1934 ईस्वी में एक पुस्तक का प्रकाशन किए थे, उस पुस्तक का नाम लिख देते हैं, उसका नाम है भारत के लिए आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन ये पुस्तक है। इसकी रचना कौन किए थे? विश्वेश्वरैया। कब किए थे? 1900, मतलब भारत में पहली बार इकोनॉमिकल प्लानिंग कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए ये व्यक्ति पुस्तक निकाले, जिस कारण इस व्यक्ति को भारत में आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ भारत में आर्थिक नियोजन का जनक किसको कहते हैं बाबू? तो किसको कहते हैं? एम विश्वेश्वरैया को कहते हैं। क्यों कहते हैं बता दीजिएगा ना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1938 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इतिहास पढ़े हैं, कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था। 1938 में हुआ था हरिपुरा में। कहाँ हुआ था? हरिपुरा पड़ता है गुजरात में। हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता किए थे। इसमें पहली बार राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, और पहली बार इसका तो अध्यक्ष बने हैं पंडित नेहरू बने थे। कौन बने थे बाबू? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1938 चल रहा है ना, 1948 नहीं, सॉरी पंडित नेहरू नहीं, इनके फादर थे वो,
मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल, ठीक है, मोतीलाल नेहरू इसकी क्या बने थे बाबू? प्रथम अध्यक्ष ही बने थे। किसका? राष्ट्रीय नियोजन समिति का। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 1944 ईस्वी में बॉम्बे प्लान लाया गया। ये कुछ नहीं है, बॉम्बे के 8 उद्योगपति मिलकर के एक प्लान बनाया था 1944 में। वो काफी सफल रहा था, उसका उद्योग आगे बहुत बड़ा था। तो सरकार सोचे कि भाई बॉम्बे प्लान काफी अच्छा है, ये सब प्राइवेट आदमी मिलकर के अपना नियोजन करके अपना व्यवस्था करके जो है कंपनी आगे बढ़ा सकता है। तो अगर उसी लेवल को देश में सोचा जाए कि देश में सही नियम कानून बना करके और आगे बढ़ाएं तो देश ही बढ़ सकता है। वही चलते इसका नाम क्या पड़ गया? ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है बॉम्बे प्लान कब आया? तो कब आया था? 1944। इसके बाद फिर एक डेटा और ध्यान रखना, 1950 का। नाम सुने जयप्रकाश नारायण का? बिहार का ना है, पूछने का चांस बन जाता है। नारायण, यह सर्वोदय प्लान लाए थे। सर्वोदय प्लान। तो सर्वोदय प्लान कब लाया गया था बाबू? 1950 में। कौन लाए थे? जयप्रकाश। और इसके बाद फिर 1950 ईस्वी में अब एक आयोग का गठन होगा जिसका नाम क्या पड़ेगा? योजना। नाम सुनिए योजना आयोग का, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, योजना आयोग से क्वेश्चन आता है। तो पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास करो कि भारत में जो नियोजन का प्रोसेस प्रक्रिया है, अगर इस पर विचार नहीं आ जाए तो कम से कम 3 को 4 को डेटा का प्रयोग कर देगा। इसको चाहेगा तो सेंटेंस भी लिख सकता है कि भारत में आर्थिक नियोजन पे टिप्पणी करे, तो कर सकते हैं। एकदम यही शुरू करना है कि पहली बार 1934 में एम विश्वेश्वरैया के द्वारा भारत के लिए आर्थिक नियोजन नामक पुस्तक लिखा गया, जिस कारण इसको क्या कहा जाता है? भारत में आर्थिक नियोजन के एक दुल्हन तो यही निकाल देगा। उसके बाद फिर 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसका प्रथम अध्यक्ष कौन बने? मोतीलाल। फिर 1944 में बॉम्बे प्लान का गठन किया गया। 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय प्लान बनाया गया और अंततः 1950 में किसका गठन किया गया? खत्म मामला, हो जाएगा। लिखो जल्दी से इसको, इतिहास लिखे ना, एरो एरो दे करके लिखना है, ठीक है। जब क्वेश्चन से देंगे तब इसको सेंटेंस में लिखना। पहले लिखो 1934 ईस्वी में, बात करते रहता है, हैं? दिमाग सपोर्ट नहीं करेगा तो फर्स्ट से ब्रेक कर लेना है, ठीक है। लिखो 1934 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया, थोड़ा सा तेजी में लिखो, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, इसको आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, अंडरलाइन भी कर देना है, द्वारा भारत के लिए आर्थिक नियोजन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया। नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया, जिस कारण इन्हें भारत में आर्थिक नियोजन के जनक भी कहा जाता है। इन्हें भारत में आर्थिक नियोजन के जनक भी कहा जाता है। जनक भी कहा जाता है। हो गया। अब अगला रो लिखो, देखिए 1938 ईस्वी में 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसका पहला अध्यक्ष लिखे, सॉरी ये जवाहरलाल नेहरू ही होगा। वो 1934 है ना, अनुसूची के 1834 है, यही चल रहा है। 100 साल कैसे पार कर देंगे।
क्या लिखा है? जिसके अध्यक्ष पंडित, हाँ जो पहली बार बोले थे ना, जो पहला बार वही सही होता है। जिसके क्या लिखे हैं? अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। 47 में प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ ठीक है, हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट आओ। 1944 में बॉम्बे प्लान, 1944 में बॉम्बे प्लान ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, बनाया गया। ब्रैकेट में 8 उद्योगपतियों द्वारा, ऐसा लिख लो, 8 को बिजनेसमैन मिलकर बनाया था। ब्रैकेट में 8 उद्योगपतियों द्वारा। नेक्स्ट 1950, नेक्स्ट करो। 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय प्लान, द्वारा सर्वोदय प्लान लाया गया। नेक्स्ट 1950 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया। हो गया, योजना आयोग का गठन किया गया। हेडिंग मारो योजना आयोग। इसमें कोई दिक्कत ना है, यहाँ से फैक्ट ध्यान रखना, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। और ध्यान रखना इकोनॉमिक्स में नहीं, इसका जगह जो है ज्योग्राफी में या तो हिस्ट्री में, वहाँ पे भी थोड़ा जहाँ जहाँ इकोनॉमी का पार्ट पढ़ना है वहाँ से प्रश्न बन जाता है। इसलिए ऐसा नहीं समझना केवल इकोनॉमिक्स। हम डाटा दिए हैं कि 18 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछा पिछला साल, वो केवल इकोनॉमिक्स के जोड़े हैं। अगर उधर भी जोड़ देते हैं तो ज़्यादा हो जाता। और ये देख रहा है ना, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स अपने आप में हार्ड है। एक्चुअल में हार्ड नहीं है, बस पढ़ने पढ़ाने वाला ठीक ठाक होना चाहिए, फिर हार्ड नहीं है, देखो कौन सा समझ लेगा। और इनमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पहला चैप्टर में। क्या हेडिंग लगा लिए? क्या हेडिंग लगाएं? योजना आयोग। इंग्लिश लिख लो, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन। इसकी स्थापना कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। क्यों किया गया था? वही, देश में आर्थिक नियोजन को बढ़ावा देने का, मतलब समृद्धि दर को बढ़ावा देने के लिए देश में जो है 15 नवंबर 1950 को किसका गठन किया गया बाबू? योजना आयोग को प्लानिंग कमीशन कहते हैं। क्या? सॉरी 15 मार्च होगा, नवंबर नहीं। ये सही लिखे हैं। तो क्या होता है, कभी मिस्टेक हो जाता है, इंसान है, तकनीक थोड़ी ना है, मूड भी सही नहीं रहता है, कभी कभी क्या होता है कि मिस्टेक हो जाता है, स्लिप हो जाता है। ठीक है, 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था। यह बाबू एक प्रकार के गैर संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक क्या होता है? अभी भी पहले समझ लो तो, अभी भी क्या गैर संवैधानिक क्या होता है? देखो, वैसा संस्था जिसका स्थापना, जिसके बारे में भारत के संविधान में लिख दिया गया है, उस सब के सब संवैधानिक संस्था हो जाएगा। जैसे चुनाव आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी चर्चा किया गया है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद संख्या 324 पढ़ेंगे तो वहां पे इस पर चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, ये सब कैसी संस्था है? राष्ट्रपति व्यक्ति हो तो संवैधानिक व्यक्ति है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैसी संस्था है? क्योंकि सबकी चर्चा कहाँ किया गया है? संविधान में किया गया है। लेकिन जो संसद के द्वारा गठित किया जाएगा, जो संसद द्वारा बनाया गया जाएगा विधेयक ला करके, उसको क्या कहा जाएगा? गैर संवैधानिक। तो बताओ इसका, इसके बारे में तो जैसे संविधान तो पहले ही बन गया था। इसका गठन कब? 15 मार्च 1900 कब किया गया है? 50 को। तो 15 मार्च 1950 को किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि संवैधानिक क्या संवैधानिक हुआ, सीधी सी बात। तो पहले 2-4 दिन पहले इसका फैक्ट लिखो तो हो गया। अब तो लिखो, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी
को लिखे। किया गया। नेक्स्ट करो, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट, इसमें एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है। इसमें एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है। तो बताओ, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन बने होंगे? नेहरू जी। 47 से तो वही तो आजाद मतलब बने हैं ना प्रधानमंत्री। तो पंडित जवाहरलाल, लिख लो नीचे से, जवाहरलाल। इसमें एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष लिखा ना, नीचे से आगे तक लिखो। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। लिखे। तथा प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। बने। हो गया, गुलजारी लाल नंदा बने। चलिए आगे थोड़ा बढ़ा जाए। इसका कार्य क्या था बाबू? इसका मिशन क्या था इसका? तो मिशन था कि देश में आर्थिक नियोजन क्या मिले, बढ़ावा मिले, जीडीपी बढ़े, राष्ट्रीय आय बढ़े, प्रति व्यक्ति आय बढ़े, इस सब के लिए सब प्लान करेगा। जैसे 55 साल का प्लान करता था, इसका नाम क्या पड़ता था? पंचवर्षीय योजना। नाम सुने हैं? पंचवर्षीय योजना बनाने का श्रेय किसको जाता है? यही योजना आयोग का जो टीम था वही 5 साल का प्लान करता था और सरकार को सुझाव देता था कि सर ये देखिए 5 साल में अगर इतना तो जगह पैसा खर्च करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो इसका मेन काम क्या था? पंचवर्षीय योजना तैयार करना। 5 साल में देश में कितना काम करना, टारगेट लेता था, उस पर काम किया जाता था। एक एरो लिखो। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग पंचवर्षीय योजना का निर्माण, पंचवर्षीय योजना का निर्माण कर देश को, क्या लिखा? पंचवर्षीय योजना का निर्माण कर देश की, लिखना देश की आर्थिक समृद्धि के लिए रणनीति बनाती थी। रणनीति बनाती थी। हाँ, अब ऐसा क्यों हो गया? थियो के लिखवा दिए है में क्या दिक्कत था? दिक्कत है। हो गया। देखो ध्यान से सुनना। 1951 से लेकर के 1956 पहला पंचवर्षीय योजना बनाया था। इसको से लेकर के जो अंतिम वाला बनाया था बाबू 2007 से लेकर के 7, 5, 12, 17 से लेकर के 2017 से लेकर के, नहीं ज्यादा लिख दिए, 2 से 7 और 7 से 12, 2012 और 2012 से लेकर के 2000 कब तक? ये सही है। देखो ये पहला पंचवर्षीय योजना बनाया गया था 1951 से कब तक? 56 तक। दूसरा वाला 56 से कब तक? 61 तक। और उसी करते 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 योजना आयोग कुल मिलाकर के देश में 12 को पंचवर्षीय योजना बनाया है। ठीक है, कितना बनाया है? 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया है। नहीं, फिर करते हैं चर्चा, पहले सुन तो लो ध्यान से। चलो पूरे बात सुनता नहीं है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन बीच से। फिर से सुनो ध्यान से। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना का निर्माण करता है। पंचवर्षीय योजना क्या होता है? 5 साल का प्लान होता है, इस देश को वहां तक लेके जाना है। पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1951 से लेकर के देश में अभी तक कितना पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया? तो कितना किया गया है? अंतिम वाला बताओ कब से कब तक? 12 से लेकर के
17 तक। कौन बनाता है पंचवर्षीय योजना? योजना आयोग। अब देखो हुआ क्या कि 1 जनवरी 2015 ईस्वी को एक बहुत बड़ा चेंजिंग आया और योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग का निर्माण किया गया, जिसका क्या नाम रखा गया बाबू? नीति आयोग। क्या नाम रखा गया? और यहीं से तुम लोग का बुक में इसका जो है कहीं कोई चर्चा नहीं किया गया, क्योंकि बुक पुराना छपा हुआ है, तो ध्यान से सुनना। नीति, इसका ऐसे बोलते हैं NITI। इसका मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी इसका नहीं जानो, हिंदी बहुत खतरनाक है इसका, वहां भी ऐसे ही देवनागरी में काम चलाना है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 ईस्वी को केंद्र की मोदी सरकार ने एक नया उसके स्थान पर प्लानिंग कमीशन बनाया। उसका नाम क्या रखा गया बाबू? तो अगर पूछेगा नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो कब किया गया है? 15 ईस्वी को। हालांकि 17 तक तो जो पंचवर्षीय योजना था बारहमाऊ पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव है टूल कितना बनाएगा तो टूल कितना मारना है? 12 मारना है। लेकिन 1 जनवरी 2015 को, अच्छा बताओ, तो नीति आयोग जो है यह संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है? संवैधानिक होगा? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कहाँ संवैधानिक होगा बताओ? तो 50 में लगा, मोदी जी जब बनाया, संसद बनाया, तो गैर संवैधानिक होगा ना? मतलब जो 50 में बना वो गैर संवैधानिक है, अब बनेगा वो संवैधानिक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। संवैधानिक का मतलब जिसको जो कह दिया गया अनुच्छेद में 26 जनवरी 1950 में जो लागू हुआ संविधान, उसमें जितना वर्णित था वही सब संवैधानिक है, बाकी जो भी नया हुआ है सब के सब क्या है? गैर संवैधानिक है। तो कैसा है बाबू? गैर संवैधानिक है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होता है। अच्छा, योजना आयोग के अध्यक्ष बताए थे, इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? अच्छा, वो वाला केवल नाम बताए थे ना, उसमें एक लाइन ऐड कर लेना तो ठीक है, बाद में कभी ऐड कर लेना कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री। तो पहला योजना के अध्यक्ष कौन बनेंगे? नेहरू जी। उसी प्रकार से नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहला बताओ, नीति आयोग के पहला अध्यक्ष कौन? नरेंद्र मोदी। अच्छा, क्वेश्चन पूछते बताना तुम लोग, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन कौन बने हैं? हाँ, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सही, 2014 से प्रधानमंत्री है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि बताओ योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। और उनका अंतिम उपाध्यक्ष की बात कीजिएगा तो उनका नाम था मॉन्टेक्स अहलूवालिया। थोड़ा लंबा नाम है, मॉन्टेक्स अहलूवालिया। तुम लोग अध्यक्ष का नाम ध्यान रखो। यहां तक कोई दिक्कत? लिखो, कहां तक लिखा था? अच्छा, नीति बनाती थी, नीचे से लिखो, नीचे साइड हेडिंग लगा तो पंचवर्षीय योजना, साइड हेडिंग पंचवर्षीय योजना डैश करके लिखो। बोले? इसका निर्माण तथा संचालन, इसका निर्माण तथा संचालन योजना आयोग के द्वारा किया जाता था, जिसमें सरकार 5 सालों का लक्ष्य लेकर 5 वर्षों का लक्ष्य लेकर 5 वर्षों का क्या लिखें? लक्ष्य लेकर देश के आर्थिक विकास में कोई दिक्कत ना, समृद्धि बढ़ेगा, विकास नहीं बढ़ेगा। अब तुम लोग बुक पढ़ना, देखो बुक में अब कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या लिखा? आर्थिक विकास को बढ़ाने का प्रयास किया गया। सेंटेंस में कब है? और तो तुम लोग तो है ही थोड़ा बहुत,
और तो होना भी चाहिए, सेंटेंस तो तुम मेंटेन कर लो। हो गया? चलिए नेक्स्ट एरो लिखो। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को 1 जनवरी 1900 नहीं 2015 ईस्वी को 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, नीति हिंदी में लिखना और इंग्लिश में लिखना, उसका शॉर्ट वाला भी लिखना, नीति आयोग का गठन किया गया। नीति लिखा ऐसे लिखो, नीति आयोग लिखें का गठन केंद्र के मोदी सरकार द्वारा किया गया, ऐसा लिखें। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग केंद्र के मोदी सरकार द्वारा किया गया। नेक्स्ट एरो। हो गया? योजना आयोग द्वारा, नेक्स्ट एरो, हाँ, योजना आयोग द्वारा हाँ, तो गठन ही लिखें, गठन किया गया, तुमने लिखी है, सेंटेंस मिला लो। नेक्स्ट लिखो। योजना आयोग द्वारा कुल 12 पंचवर्षीय योजना देश में चलाया गया। देश में चलाया गया, जिसमें प्रथम ब्रैकेट में लिख लो 1951 से 56, इसमें प्रथम 51 से 56 और तथा अंतिम या 12वां, अंतिम 2012 से 17। पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन अगर कहीं ऐसा आएगा तो तुम लोग यही वाला डेटा देना है। हो गया? योजना पूरा बता दिए ना? एक लाइन और लिख लो। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये छूट रहा था ना वहां, लिख लो। के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष, नहीं, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी बने। यही था आपका क्या? योजना आयोग। हेडिंग लगाओ नीति आयोग। नीति आयोग, पहले पूरा नाम लिखो, ये जो लिखा हुआ है ऐसे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, शॉर्ट में नीति। कल अब एक टॉपिक रह गया है, केवल बिहार के बारे में पढ़ाना है। कल हम लोग पहला चैप्टर खत्म कर रहे हैं, ये बड़ा भी था, इसमें डाटा टाइम लग रहा है। क्या पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा कल? हाँ, हो गया? हेडिंग लिखिए, नीचे चारों तक लिखो। इसका गठन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया। नेक्स्ट एरो। यह एक गैर सांविधिक संस्था है, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, यह गैर संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट, इसका अध्यक्ष
देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। हो गया। अब जो जिसको थोड़ा बहुत डाउट है, दोनों में अंतर कर लेते हैं कि भाई योजना आयोग और इसमें क्या डिफरेंस था, क्या अंतर था। तो हेडिंग बनाओ, योजना आयोग तथा नीति आयोग में अंतर। ये आने वाला परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, क्योंकि योजना आयोग और नीति आयोग से अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछता है। अंदर पूछेगा, बड़ा मार्क्स देगा। योजना आयोग तथा नीति आयोग में अंतर समझ में आ रहा है ना? तो दिक्कत सारा कुछ समझाएंगे दिए हैं। अब देखो शुरू में ज्यादा भार पड़ता है, फिर देखो कितना सिलेबस फास्ट चलेगा। पहला लिखो, क्या बोल रही है? हाँ हाँ, एक तरफ योजना आयोग लिखो, एक तरफ लिखो नीति आयोग। लिखिए, योजना में लिखो पहला, इसमें राज्यों की भूमिका, योजना आयोग में इसमें राज्यों की भूमिका नहीं होती है। इस तरह लिखना, इसमें राज्यों की भूमिका होती है। नेक्स्ट, यह केंद्रीकृत संस्था, यह केंद्रीकृत लिख देते हैं, यह केंद्रीकृत, केंद्रीकृत मतलब कि सारा पावर एक ही जगह, राज्य की कोई भूमिका इसमें नहीं था, उसको क्या कहा जाता है? सेंट्रलाइज केंद्रीकृत। क्या लिखे? यह केंद्रीकृत संस्था। एक काम करो, थी लिखो, उस सेंटेंस को था में ठीक रहेगा। ठीक है, अंतर लिख रहे हैं ना, तो ऊपर वाला में भी था कर देना, इसमें भी लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? था। यह केंद्रीकृत संस्था थी। उस तरफ लिखो, नीति आयोग में लिखो, यह क्या चेंज करना हो गया? क्या चेंज करना पता चला? तो उसमें जो पहला दूसरा था उसमें था करना था। देखो, यह बी केंद्रीकृत नीति में लिखना संस्था है, बी केंद्रीकृत संस्था है। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए, यह 1.5 घंटा हो गया ना। यह पंचवर्षीय योजना, हाँ अगला, यह पंचवर्षीय योजना का निर्माण करती थी, का निर्माण कर देश के आर्थिक वृद्धि, निर्माण कर देश की आर्थिक वृद्धि करती थी, आर्थिक वृद्धि करती थी। इस तरफ यह 3 वर्ष, ब्रैकेट में लिखना कार्य योजना, कार्य योजना 3 वर्ष लिखे, कॉमा 7 वर्ष, कॉमा 7 वर्ष परीक्षण योजना, ब्रैकेट में, तथा परीक्षण या सर्वेक्षण, तथा 15 वर्ष
15 वर्ष के बड़े बड़े प्लान, प्लान मतलब योजना, 15 वर्ष के बड़े बड़े योजना का निर्माण करती है, योजना का निर्माण करती है। कितना पॉइंट हुआ? करती है, करती है। हो गया? एक संरचना खाली नीचे डाल दो। अगर अंतर आएगा बड़ा मार्क्स में आएगा, हमको पता है। अगर छोटा में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे वहां भी कर देना, लास्ट लिखो कार्य प्रणाली। जैसे यह है योजना आयोग ऊपर में, और इसके नीचे में, इसके नीचे में ये सब क्या है बाबू? तो क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा। मतलब नीचे में कौन है? राज्य है। और सेंटर में कौन है? योजना आयोग, मतलब केंद्रीकृत है। और इसकी बात करेगा यानी नीति आयोग, तो इसका लोकेशन कुछ ऐसा होगा, इधर राज्य, इधर राज्य, इधर राज्य। समझ में आ रहा है ना? मतलब इसमें दिख रहा है ना नीति आयोग के, हाँ, मतलब कि उसका भी भागीदारी है, मतलब सबसे राय लेकर काम करेगा। हालांकि इसके लिए भी राष्ट्रीय विकास परिषद गठन किया जाएगा, हम लोग देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक अंतर ये इतना बात है। तो एक लास्ट लिखो कार्य प्रणाली के डैश करो, कार्य अंतर में, हाँ अंतर में, और ऐसे ही फॉर्मेट बना दो। एग्जाम में तुम ऐसे ही करके आना। हाँ, कार्य प्रणाली लिख के डैश करो, योजना आयोग, यहाँ पे केंद्र लिख देना। योजना आयोग, हाँ। हो गया? ये सब राज्य है, स्टेट है। हाँ हाँ बिल्कुल, सब में नहीं, एक दो को में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे एरो ऐसे खींच करके लिख दो कि भाई ये सब राज्य है, मतलब ये सब नीचे है, और पावर है किसके पास? योजना के पास पावर था। और इसमें है कि भाई सबके सहयोग से, सबका साथ सबका विकास, मोदी का ही तो नारा है। एक क्लास और लगेगा इसको खत्म करने में, ठीक है? आज भर इतने रह देते हैं। क्वेश्चन सर किए हैं? आज क्वेश्चन नहीं देंगे, आज भर इसको अच्छा से पढ़ो, क्योंकि सब टेक्निकल ज्यादा है, उसको अच्छा से याद रखो, कल हम प्रश्न देंगे।